वैसे तो राजस्थान की हवेलियां अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जैसे हवेलियां यहाँ के छोटे से शेखावाटी इलाके में है, वैसी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इन हवेलियों पर बनी फ्रेस्को पेंटिंग्स आज से करीब 100-150 साल पहले उकेरी गई थी। ये पेंटिंग्स देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट खास तौर पर या तो इटली जाते हैं या फिर शेखावाटी में आते हैं। शेखावाटी राजस्थान की मरुभूमि का वो इलाका जहां पानी की हमेशा से कमी रही है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इन विशाल हवेलियों को बनाने के लिए पानी आया कहां से होगा। यहाँ पर गर्मियों में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, तो फिर गीले प्लास्टर पर पेंटिंग कैसे की गई होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि शेखावाटी की हवेलियों और इन पर बनी पेंटिंग्स के बारे में दुनिया को आखिर बताया किसने। हवेलियों के इतिहास पर बनी हमारी रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसे ही ढेरों सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे थे, जिनका जवाब जानना हमारे लिए भी आसान नहीं था। हमने कई सारी रिपोर्ट्स खंगाली, हवेलियों के केयरटेकर्स, गाइड्स और वहां रहने वाले लोगों से बात की और इस रिसर्च के आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है दोस्तों, जिसमें आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर हमारे साथ चलना होगा उस दौर में जब इन हवेलियों का निर्माण किया जा रहा था। थार का मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियां राजस्थान के परिवेश को बनाती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से को मारवाड़ कहा जाता है और यहाँ के लोगों को मारवाड़ी। इस इलाके में बार बार भयानक अकाल पड़ता था। यही कारण था कि मारवाड़ी लोग काम की तलाश में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। अकाल जैसे बुरे वक्त का बार बार सामना होता था, इसीलिए मारवाड़ी अनाज और पैसों की बचत किया करते थे। ये लोग अपने बच्चों को बचत करने की आदत डालते थे ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। व्यापार करने और कमाए गए पैसों की बचत करने का हुनर इनमें बचपन से होता था और इसी वजह से ये मारवाड़ी सेठ बहुत धनवान हुआ करते थे। पैसों की बचत भले ही करते हो, लेकिन अपनी शान दिखाने और दान देने के मामले में भी ये सबसे आगे होते थे। कहते हैं कि जब भी मारवाड़ी सेठ नई हवेली बनवाते तो वो ये कोशिश करते थे कि उनकी हवेली गांव की दूसरी हवेलियों से बड़ी और शानदार हो। इसीलिए तो राजस्थान की सबसे शानदार हवेलियां या तो यहाँ के सामंतों ने बनवाई या फिर इन मारवाड़ी व्यापारियों ने। दान धर्म के मामले में भी ये पीछे नहीं रहते थे। आज भी शेखावाटी के गांव में आपको ऐसे स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं और कुएं मिल जाएंगे जिन्हें उस दौर के मारवाड़ी सेठों ने बनवाया था। उस दौर में लोगों के लिए पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए चूरू, झुंझुनू और सीकर में आपको हवेलियों के साथ साथ बहुत सारे कुएं भी मिलेंगे जिन्हें उस दौर के सेठों ने बनवाया था। उस समय पानी सीधे घरों में नहीं आता था, बल्कि कुओं से भरना पड़ता था। सेठों की इन हवेलियों में पानी से भरे मटके रखने के लिए रसोई के नजदीक एक कमरा अलग से बनाया जाता था। हालांकि बाद के समय में कुछ हवेलियों में कुंड भी बनाई जाने लगी थी, लेकिन ज्यादातर सेठ गांव में छतरियों वाले शानदार कुएं बनवाते थे जिनसे उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव पानी पीता था। पुराने लोग बताते हैं कि सुबह सुबह सेठों के यहाँ नौकरी करने वाला एक आदमी कुएं से पानी निकालकर जोर जोर से आवाज लगाता था। इससे लोग इकट्ठा हो जाते और अपने अपने घड़ों में पानी भरकर ले जाते। हालांकि ऐसा कुछ कुछ जगहों पर ही होता था, सब जगहों पर नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि हो सकता है कि इन्हीं कुएं और कुंड के पानी का इस्तेमाल इन हवेलियों को बनाने में भी किया गया हो। और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के लिए हमेशा से ही भूमिगत जल एक वरदान साबित हुआ है। बारिश यहाँ पर बहुत कम होती थी, इसलिए लोग कुएं और कुंड के पानी से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 30% पानी जमीन के नीचे है। इसी पानी से इन हवेलियों को भी बनाया गया होगा। सत्ता में मुगल हो या फिर अंग्रेज, मारवाड़ी व्यापारियों का मेलजोल सबसे अच्छा था। यही वजह है कि शेखावाटी की इन हवेलियों के डिजाइन पर मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य कला का मिला जुला असर दिखाई देता है। हाल ही के कुछ सालों में भारत के लोग घरों को वास्तु के हिसाब से डिजाइन करवाने लगे हैं, लेकिन हवेली बनवाने वाले हमारे पूर्वज पहले से ही वास्तु को जानते थे। इसीलिए पुरानी हवेलियों में आपको हर एक चीज वास्तु के हिसाब से मिलेगी। सेठ जब व्यापार के सिलसिले में विदेश होकर आते थे तो वहाँ की खूबसूरत जगहों की पेंटिंग्स भी वो अपनी हवेलियों पर बनवा देते थे। 1935 में बनी मुरमुरिया हवेली में इटली के शहर वेनिस की
एक खूबसूरत झील उकेरी गई है। साथ ही यहाँ पर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भी चित्र बनाया गया है। इस तरह की फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको शेखावाटी की किसी दूसरी हवेली पर नहीं मिलेगी। कहते हैं कि मारवाड़ी व्यापारी भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त होते थे। यही वजह है कि श्री कृष्ण की लीलाओं की पेंटिंग्स भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि मुरमुरिया हवेली के निर्माण से पहले यहाँ के सेठ यूरोप जाकर आए थे। वहां से आकर उन्होंने जैसे चित्र कहे थे, हमारे हुनरमंद चित्रकारों ने उन्हें हूबहू वैसे ही चित्र बनाकर दिए। अब इतना फ्रेस्को सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे शेखावाटी के चितेरों को चित्र बनाने की ये कला आई कहाँ से। तो आपको मैं ये बता दूं कि पूरी की पूरी फ्रेस्को पेंटिंग शैली ही इटली से भारत आई है। फ्रेस्को इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है ताजा। फ्रेस्को पेंटिंग्स को ताजा प्लास्टर पर किया जाता था और इन्हें देखकर लगता है कि इनमें अभी अभी ताजा रंग भरा गया है। इटली की फ्रेस्को पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर रही हैं। माना जाता है कि उस दौर में सेठ जब व्यापार करने के लिए इटली गए तो उनके साथ ही फ्रेस्को पेंटिंग शैली भारत में भी आ गई। लेकिन शेखावाटी के इस गर्म इलाके में ये पेंटिंग्स बनाना बेहद कठिन था, क्योंकि इन पेंटिंग्स को गीले प्लास्टर पर ही बनाया जाता था और शेखावाटी की गर्म हवा से प्लास्टर बार बार सूख जाता था। धूप और नमी की कमी के कारण दिन के समय पेंटिंग्स बन पाना संभव ही नहीं था। यही वजह थी कि हवेलियों पर फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाने का काम भोर में किया जाता था। चितीरे सुबह 4 बजे पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर देते थे और सुबह 9 बजे तक लगातार काम किया करते थे। बाकी बचा काम फिर अगले दिन सुबह 4 बजे से 9 बजे तक किया जाता था। फ्रेस्को पेंटिंग बनाने के लिए प्लास्टर की 3 लेयर लगती थी। तीसरी लेयर पर पेंटिंग बनाई जाती थी, जिस पर चित्रकार चित्र बनाता और रंग भरने वाला व्यक्ति रंग भर देता था। यानी कि ये पेंटिंग्स बनाने के लिए कई सारे लोग एक साथ मिलकर सुबह 4 बजे ही काम करना शुरू कर देते थे। गीले प्लास्टर पर जो पेंटिंग्स की जाती थी उन्हें फ्रेस्को पोनो टेक्निक कहा जाता था। इन पेंटिंग्स के रंग कई सौ सालों तक फीके नहीं पड़ते थे। हालांकि फ्रेस्को की एक दूसरी टेक्निक भी है जिसे फ्रेस्को सूको कहते हैं। इसमें सूखे प्लास्टर पर पेंटिंग की जाती थी, लेकिन ये चित्र जल्दी फीके पड़ जाते थे। इसीलिए ज्यादातर धनी सेठ फ्रेस्को पोनो टेक्निक से ही अपनी दीवारों पर चित्र बनवाया करते थे। यही कारण है कि आज 100-200 साल पुरानी इन हवेलियों के चित्र ऐसे दिखते हैं मानो कल ही बनाए गए हों। हवेलियों की रखवाली करने वाले लोग बताते हैं कि इन्हें साल में एक बार सूती कपड़े से पोंछा जाता है ताकि इनकी धूल हट जाए। ये काम हल्के हाथों से किया जाता है और इन पर पानी बिल्कुल नहीं लगाया जाता। हालांकि कई हवेलियों में इन्हें साफ करने के लिए खास तौर के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उस दौर में इन चित्रों को बनाने के बाद इन पर नारियल का तेल लगाया जाता था, जो एक लेमिनेशन का काम करता था। आज उसी लेमिनेशन के कारण इन पेंटिंग्स की धूल आसानी से उतर जाती है और रंगों की चमक बरकरार रहती है। उस दौर में सेठों ने हवेलियों पर कलाकारी करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शेखावाटी में आपको कई हवेलियां ऐसी मिल जाएंगी जिनकी पेंटिंग्स में सुनहरा रंग देने के लिए असली सोने का इस्तेमाल करके गोल्डन पॉलिश की गई है। कई हवेलियों में तो अंधेरे में चमकने वाले बेल्जियम ग्लास भी लगाए गए हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। हवेलियां अलग अलग और उन्हें बनाने के तरीके भी अलग अलग होते थे, लेकिन ज्यादातर हवेलियों के 3 हिस्से होते थे। पहले हिस्से में दरवाजे होते थे जिनके बाहर बैठने के लिए जगह होती थी। इन्हें मारवाड़ी भाषा में गोखा कहा जाता था। हवेलियों की सुरक्षा करने वाले गार्ड्स यहीं पर बैठा करते थे। अंदर के दरवाजे में पत्थर की एक जाली खास तौर पर लगाई जाती थी। इस जाली से झांककर पहले मेहमान की पहचान की जाती थी और मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जाता था। इन हवेलियों के दरवाजे खास तौर पर रोहिड़े की लकड़ी से बनाए जाते थे। यही वजह है कि आज सालों बाद भी इन पर दीमक नहीं लगती। हवेलियों के अंदर ऊपर की तरफ आपको बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां और झरोके मिलेंगे, जिसे बनाने का मकसद ये होता था कि घर की महिलाएं ऊपर से सब कुछ देख सकें, लेकिन वो खुद किसी को बिल्कुल नजर ना आए। कमरों के दरवाजे ही नहीं बल्कि सीढ़ियों को भी बहुत छोटा बनाया जाता था, ताकि 2 आदमी एक साथ ना ऊपर चढ़ सके और ना ही नीचे आ सके। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि चोर चोरी करके आसानी से भाग ना पाए और सेठों की बैठक में पंखा चलने वाला व्यक्ति
बहरे के साथ साथ गूंगा भी होता था, ताकि गुप्त बातों को वो बाहर ना बता सके। दरवाजे पर बनी इस खिड़की को मारवाड़ी भाषा में मोरी कहते हैं। जिन हवेलियों के आगे खाली चौक होता था, उनके मेन गेट पर ये मोरी बनवाई जाती थी। इस तरह की हवेलियों में तो गार्ड मेहमानों को नीचे ही रोक कर मोरी खोल देते थे। सामने वाली खिड़की में बैठे सेठ या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जब मेहमान को पहचान लेता तो उसे अंदर भेजा जाता था। आमतौर पर इन हवेलियों के पहले हिस्से में ही तिबारियां और बैठक होती थी, दूसरे हिस्से में परिवार के लोग रहते थे। यहाँ पर आंगन, किचन और कमरे होते थे। पिछले हिस्से में यानी कि तीसरे पार्ट में वॉशरूम होते थे और जानवरों को रखा जाता था। शेखावाटी की इन हवेलियों में आज भी सेठों का एंटिक सामान रखा हुआ है। यहाँ कई हवेलियां बंद हैं तो कई खुली हैं। जिन हवेलियों को होटल और म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, आप वहां जाकर फ्रेस्को पेंटिंग्स और सेठों का एंटिक सामान आसानी से देख सकते हैं। यूं तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और अन्य शहरों में भी एक से बढ़कर एक हवेलियां हैं, लेकिन शेखावाटी के मंडावा और नवलगढ़ जैसे शहर तो हवेलियों से भरे पड़े हैं। यहाँ एक एक शहर में 200 से 300 के करीब हवेलियां हैं और एक एक हवेली पर सैकड़ों फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। लेकिन सेठों के चले जाने के बाद राजस्थान की ये अनमोल धरोहरें वीरान होकर खंडर में तब्दील होने लगी थीं। फिल्मों की शूटिंग तो दूर की बात है, इन हवेलियों की तरफ लोगों ने झांकना तक बंद कर दिया था। लेकिन आज दुनिया भर के टूरिस्ट इटली के बाद फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने के लिए शेखावाटी आते हैं, क्योंकि उन्हें इन पेंटिंग्स के बारे में बताया अमरनाथ ने। दोस्तों, आपने निमराना फोर्ट का नाम तो सुना ही होगा। इस किले को होटल में तब्दील करके यहाँ लग्जरी रिसोर्ट बना दिया गया है। अमरनाथ उसे निमराना फोर्ट के मालिकों में से एक है। साल 1951 में दिल्ली में पैदा हुए अमरनाथ शेखावाटी कैसे पहुंचे, उसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि 80 के दशक में अमरनाथ अपने फ्रांस के दोस्त फ्रांसिस विग्जियर के साथ निवेश के इरादे से मंडावा आए थे। फ्रांसिस को मंडावा की हवेलियों पर की गई फ्रेस्को पेंटिंग्स काफी पसंद आई। अमरनाथ और फ्रांसिस ने मिलकर साल 1982 में पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी नाम की एक किताब लिखी, जो फ्रांस में काफी लोकप्रिय रही। इस किताब को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसे फ्रेंच में भी पब्लिश किया गया। फ्रांस के लोगों की दिलचस्पी को देखकर ही उन्होंने वहां के सिनेमा हॉल्स में मंडावा की खूबसूरत हवेलियों का एडवर्टीजमेंट करवाया। नतीजा ये रहा कि फ्रांस के टूरिस्ट मंडावा आने लगे। आज भी शेखावाटी की हवेलियों को विजिट करने वाला हर दूसरा टूरिस्ट फ्रांस से आता है। माना जाता है कि फ्रांसिस और अमरनाथ की किताबों में शेखावाटी का जिक्र होने के बाद ही बॉलीवुड की नजर भी शेखावाटी पर पड़ी। राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक को पिक्चराइज करने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स शेखावाटी में आने लगे। पीके, बजरंगी भाईजान, जब वी मेट समेत कई हिट फिल्मों की शूटिंग शेखावाटी में ही हुई थी। थार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, जो हूबहू शेखावाटी जैसा दिखता है। इसीलिए पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी लोकेशन पर शूट करना हो तो फिल्म मेकर्स यहीं आते हैं। और राजस्थान का परिवेश तो यहाँ है ही। यही कारण है कि मंडावा को तो बॉलीवुड का सेकंड होम भी कहते हैं। आज इन हवेलियों की वजह से ही शेखावाटी में टूरिज्म बहाल हुआ है। शेखावाटी के लोगों को करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा है, बावजूद इसके बहुत सारी हवेलियों पर ताले लटके हैं। आखिर क्यों सेठ इन हवेलियों को छोड़कर चले गए? कहते हैं कि शेखावाटी में 2500 फ्रेस्को हवेलियां थी, लेकिन आज ये हवेलियां गायब कहां हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब काफी लंबे चौड़े और हैरान कर देने वाले हैं दोस्तों, जिसे इस रिपोर्ट में बताना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए तीसरी रिपोर्ट भी लेकर आएंगे। साथ ही आप हमें ये बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। अगर आप हमसे कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल एड्रेस पर लिख भेजें। हम हाजिर होंगे हमारी अगली रिपोर्ट के साथ, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमारी संस्कृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।